खेती कम दिनों में, कम लागत में और कम देखभाल में तैयार होने वाली क्रॉप है, जो कि हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों पर और बरसाती दिनों पर मूंग की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कम से कम दिनों पर निकाल सकते हैं। तो मूंग की खेती सफल और वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे उन्नत किस्में, खाद और दवाइयों की सही मात्रा और उनका उचित प्रयोग, सूटेबल टाइम और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, सिंचाई इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जो मूंग की फसल पर आने वाले कीट, बीमारी, डिजीज, उनका प्रबंध, रोकथाम और उपाय। साथ ही बात करेंगे खाद का शेड्यूल, कितनी लागत लगती है, 1 एकड़ से कितना मुनाफा होता है, कितना आपको प्रोडक्शन उत्पादन मिलता है, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि खरपतवार की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं, खेती करते समय जो सावधानी है और कुछ जरूरी काम कौन कौन से करने चाहिए, बीज उपचार आपको किस प्रकार करना चाहिए और प्रति एकड़ बुआई के लिए कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, रिक्वायरमेंट सीड्स। और साथ ही बात करेंगे बेसल डोज के बारे में, यानी जब हम बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खादों का प्रयोग करना है, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त हो और हमारी फसल एकदम हरी भरी रहे। खेत की तैयारी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पीलापन की जो समस्या आती है, एकदम उसका समाधान बात करने वाले हैं। जो एलोमोसिक वायरस आता है, फसल पीली पड़ती है, पत्ते पीले पड़ते हैं, तो उसकी भी हम रोकथाम बताने वाले हैं। और साथ ही कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। संपूर्ण जानकारी डिटेल में है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मूंग की खेती हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन ऋतु पर और बरसाती सीजन पर इसकी खेती कर सकते हैं। यह जो क्रॉप है, कम टाइम में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल है, जो कि हमारे किसान भाई मटर, गेहूं, चना, सरसों और लहसुन, आलू की हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद इस क्रॉप की बुआई कर सकते हैं और कम दिनों पर काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो जो मूंग की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कुछ हमारे किसान भाई कमेंट्स भी आते हैं कि जो पेंडामेथ्रिन है, इसका हमको प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, क्या हमको मूंग की खेती करते समय NPK घुलनशील खाद का स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं, और करना चाहिए तो कौन किसान भाइयों को अपनी क्रॉप पर स्प्रे करना चाहिए, रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए कौन सी कीटनाशक का चुनाव करें, और क्या खारे पानी पर इसकी खेती हो सकती है या फिर नहीं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको डीपली जानकारी मिलने वाली है, विस्तार से आपको हर एक छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी का इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल जानकारी, फुल समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो देखने के बाद आप बड़े ही आसान तरीके से, न किसी से आपको पूछना है कि कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करें, बिल्कुल सफलता पूर्वक आप मूंग की सफल खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। जो सूटेबल टाइम है, वैसे तो फरवरी से लेकर 5-10 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट टाइमिंग है 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का जो टाइमिंग है, काफी बढ़िया माना जाता है। इस बीच आप बुआई कर सकते हैं। अगले और नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो उन्नतशील किस्में है, नंबर 1 MH 421 मूंग की वैरायटी। इसका जो उत्पादन है 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है और इसकी जो लाइफ साइकिल है 65 से 68 दिन पर यह वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 सम्राट, जो कि PDM 139 के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो उत्पादन है 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और लाइफ साइकिल की बात करें तो 60 से 65 दिनों पर यह जो वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। नंबर 3 IPM 410-3, जिसे शिखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी बेस्ट वैरायटी है और इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह जो वैरायटी है, इसकी लाइफ साइकिल 60 से 65 दिनों पर एकदम हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है।
नंबर 4 विराट IBM 205-7 जिसे विशाल के नाम से भी जाना जाता है मूंग की वैरायटी। इसका जो उत्पादन है लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और यह जो वैरायटी है 55 से 58 दिनों पर तैयार हो जाती है। नंबर 5 नेचरलैंड सीड्स की NM47 मूंग की वैरायटी, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और इसका उत्पादन 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है। लाइफ साइकिल लगभग 60 से 62 दिनों पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। ये थी टॉप 5 वैरायटी जिनमें से आप किसी वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। काफी अच्छी आपको उपज प्राप्त होने वाली है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सॉइल यानी मिट्टी। तो मूंग की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसके लिए जो अनुकूल सॉइल है काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल सॉइल और बलुई दोमट मिट्टी के साथ साथ एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उर्वरक क्षमता यदि अच्छी है, अच्छी आपकी भूमि है तो आप एकदम बुआई कर सकते हैं और हल्की भूमि पर भी आप इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो हमारे किसान भाइयों को जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई नहीं की है, मटर की बुआई की है और खेत पड़ा हुआ है तो वे किसान भाई भी मूंग की खेती कर सकते हैं। गेहूं कटाई के बाद भी आप गेहूं की खेत की तैयारी कर सकते हैं, मूंग की बुआई कर सकते हैं। चने के बाद सरसों, मटर, आलू, प्याज, लहसुन जब जैसी हार्वेस्टिंग होती है तो खेत की आप तैयारी कर लीजिए। फसल कटाई के बाद आप मूंग की सोइंग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है या फिर तूता हल से आपको पहली जुताई कराना है, कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। उसके बाद एक बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पूरे एक बैग पूरे 1 एकड़ खेत में आपको बिखेर देना है 50 किलोग्राम। उसके बाद रोटोवीटर से खेत को समतल कराएं। जो मिट्टी है एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। खेत की मेड़ों पर और चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे खेत के चारों तरफ खरपतवार रहता है या फिर कचरा रहता है तो जो कीट हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और येलो मोज़ेक वायरस को और भी तेजी से बढ़ावा मिलता है। व्हाइट फ्लाई बढ़ने से येलो मोज़ेक वायरस और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम आपको 1 एकड़ पर बुआई करना चाहिए बीजों की। और यदि आप घर का बीज की बुआई कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ पर बुआई कर सकते हैं। जर्मिनेशन सही हो, अंकुरण सही हो और जो हमारी प्लांट्स की बढ़वार है वो एकदम अच्छी हो तो आप बीजों को उपचारित जरूर कर सकते हैं, सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार आप FVI पद्धति से कर सकते हैं, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड और कीटनाशक से। फंगीसाइड में आप रेडोमिल गोल्ड को ले सकते हैं या फिर आप UPL कंपनी की साब जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब एक फफूंदनाशक है, दोनों में से किसी भी एक फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित सर्वप्रथम करना है। उसके बाद आप एक बैक्टीरियासाइड राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करना है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद इमिडाक्लोरप्रिड या फिर थाइमोथ्रोक्सोम से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। तो FVI पद्धति से आप बीजों को उपचारित करते हैं तो जो जर्मिनेशन है, विल्ट की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप FVI पद्धति से बीजों को उपचारित जरूर करें। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कतार से कतार की दूरी, हमको कितने डिस्टेंस पर बुआई करनी चाहिए, यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। तो सामान्यतः जो हमारे किसान भाई हैं लगभग 9 इंच पर बुआई करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप मूंग की बुआई 10 से 12 इंच पर आप बुआई करें और फिर आप उत्पादन देखेंगे। क्योंकि जो जगह है, स्पेस है, वो पौधे को काफी अच्छा मिलने वाला है, जिससे नई नई ब्रांचेस का निर्माण होगा, वायु संचार बढ़ेगा और जो पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा अपना फटाव ले पाएगा। तो आप 10 से 12 इंच पर बुआई करके देखें और फिर रिजल्ट आप हमसे खुद बताएंगे। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बुआई के समय खाद। तो बुआई के समय कौन कौन सी खाद देनी है, यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट के साथ साथ महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों को कोई भी सही जानकारी देने वाला नहीं है कि बुआई के समय कौन सी खाद और कितनी मात्रा पर प्रयोग करनी है। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कृपया ध्यान दीजिए। आपको DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो उर्वरक खाद आती है 15 किलोग्राम लेना केवल और केवल
15 किलोग्राम और किसी भी वेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और इसके साथ माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम। इन तीनों को आपको मिक्स करके आपको बुआई कर देना है। बुआई के समय यदि आप इन तीनों खादों को आपस में मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी फसल की जो बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप बुआई के समय इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक आपको उत्पादन प्राप्त होगा। अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। मूंग की फसल पर खरपतवार को आप किस प्रकार कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि मूंग की फसल पर यदि खरपतवार अधिक मात्रा पर उग जाते हैं तो लगभग 40 से 50% तक उपज में गिरावट आ जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण करने की 2 विधियां हैं। एक तो आप चाहें तो मजदूरों की सहायता से, लेबर की सहायता से खरपतवार को खेत से रिमूव करा सकते हैं, निराई गुड़ाई करा सकते हैं। और जो दूसरा उपाय है रासायनिक विधि से, रासायनिक हार्बिसाइड से आप खरपतवार को रिमूव कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इजीली तरीके से लेबर मजदूर आसानी से मिल जाते हैं तो हम रेफर करेंगे कि आप निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार को बाहर खेत से रिमूव कराएं। लेकिन जिन किसान भाइयों की आसानी से मजदूर लेबर नहीं मिल पाती है निराई गुड़ाई के लिए, तो वे किसान भाई क्या खरपतवार नाशक स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। तो क्या प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का करें या फिर पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करें? आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, यानी जैसे ही आपने बुआई की है उसके तुरंत बाद जो 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक आती है उसका आप स्प्रे ले सकते हैं। तो आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का किस प्रकार स्प्रे लेना है, कौन सी सावधानी रखनी है, यह जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सिंचाई के बाद हमको स्प्रे करना है या सिंचाई से पहले, बुआई के कितने घंटे बाद स्प्रे कर सकते हैं, कितने दिन बाद तक कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम डीपली विस्तार से समझाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो यदि आपको पसंद आती, कुछ नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। रासायनिक विधि से आप जी हाँ प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। BASF कंपनी की जो बेलर 32 आती है 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक, जिसमें 30% पेंडामेथिलीन है और एमोक्सिथापर 2% है जो कि ईसी फॉर्म में आती है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पलेवा करना है, 2 दिनों बाद आपको बुआई कर देनी है। तो जैसे ही आपने पलेवा किया है 2 दिन बाद आपको बुआई कर देनी है। और जैसे ही आपने सीडल से बुआई की है उसके 2 से 4 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन जो बेलर 32 आती है 800 ml 200 लीटर पानी में, ध्यान दीजिए 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना है। ये काम आप और कर सकते हैं। यदि आप सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बुआई करनी है, उसके बाद आपको बुआई के जस्ट 4-6 घंटे बाद आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना है जो 72 घंटे वाली होती है। इसका स्प्रे करके 72 घंटे बाद आपको स्प्रे नहीं करना है, आपने बुआई की है तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद आप 4 से 6 घंटे बाद सिंचाई कर दीजिए। जो खरपतवार हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, अंकुरित ही नहीं होगा। जो एक लेयर बन जाती है मिट्टी की ऊपरी सतह पर, एक लेयर बन जाती है जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। हमारी फसल में कोई भी डैमेज नहीं होता है, जो अंकुरण में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको एक बात याद रखना है, आपको जैसे ही आपने बुआई की है तुरंत बाद आपको स्प्रे कर देना है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो जो सिंचाई है मूंग की फसल पर, यह जो डिपेंड करती है कि आपकी मिट्टी हल्की है या फिर भारी है। यदि मिट्टी भारी है तो आपको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, और यदि हल्की मिट्टी है तो आपको 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि भारी मिट्टी पर थोड़ा सा कम सिंचाई और हल्की मिट्टी पर थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। गर्मियों के दिनों पर पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, तो 10-10 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। कैसे करना है आइए समझते हैं। पहली सिंचाई, अगर आप पलेवा करके बुआई कर रहे हैं तो लीजिए आपने पहले पलेवा कर दिया,
अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो पहली सिंचाई वो हो गई। और यदि आपने सूखे खेतों पर बुआई की है तो बुआई के जस्ट बाद आपने जैसे पेंडामेथिलिन स्प्रे कर दिया, 3-4 घंटे बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई 3 पत्ती की होने पर या फिर 10-12 दिन की जब फसल होती है तो जब तीसरी पत्ती आ जाए हमको सेकंड सिंचाई करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई से लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, और इसी प्रकार चौथी सिंचाई 10-10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। थोड़ा सा देख रेख करके सिंचाई करें, क्या जो हमारी फसल है, मिट्टी है, क्या सिंचाई मांग रही है, क्या जो मिट्टी में नमी है वो क्या सूख चुकी है या फिर ड्राई है, उसके हिसाब से ही हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फर्टिलाइजर्स, उर्वरक खाद का शेड्यूल। तो मूंग की फसल पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन, एक खाद का डोज देना है। जो फसल है बढ़िया हरी भरी रहेगी, अच्छी मात्रा पर फ्लावर आएंगे और जो वनस्पतिक बढ़वार है,